जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार एसएससी सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि है रुक्मणी यानी प्लेटफॉर्म का। इसका नया सेट आया है वॉल्यूम 2। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये है इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है कि प्लस को अगर माइनस है, पहले गणित का क्वेश्चन है कि प्लस को अगर हम माइनस में चेंज करते हैं, प्लस को माइनस में बदलना है और गुणे को डिवाइड में बदलना है, तो पासवर्ड बदल दिए तो समीकरण के चिन्ह पर क्या आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या है 30। डिवाइड की जगह पे हम क्या करेंगे 2, डिवाइड की जगह क्रॉस क्रॉस, और क्रॉस की जगह पर करेंगे डिवाइड 3। प्लस को करना है माइनस में -8, और माइनस की जगह पे हम क्या करेंगे +4। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से डिवाइड जाएगा 10, 10 दूनी 20, 20 - 8 + 4 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहले इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला के संदर्भ में संदर्भ लीजिए और इसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ऐसे कितने विषम हैं, ऐसे कितने ऑड नंबर हैं जिनके ठीक पहले कोई सम अंक नहीं है, इसके पहले कोई सम संख्या क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं, पहले ऑड नंबर ढूंढेंगे। ऑड नंबर 7 के आगे 2 दिख रहा है, ये तो नहीं होगा। उसके आगे ढूंढते हैं 3 के आगे 7, 1 मिला हम लोग को, यहाँ 1 बन रहा है। उसके आगे देखेंगे 9 4, ये नहीं बनेगा। 7 3, ये नहीं बनेगा। 3 7, ये बनेगा 2। उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, कहाँ बढ़ेगा 9 9 2, नहीं होगा। 8 7 नहीं, 3 7 3, और आगे बढ़ेंगे फिर 2 9 9 8 9 9 9, आगे बढ़ेंगे 3 7 7 3, यानी कि कुल कितने बने हम लोग के 1 2 3 4, यानी कि कितने अंक हैं जिनके ऑड के आगे सम नहीं है। तो वैसे कितने अक्षर है, तो 4 है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -7 एक सीरीज दिया गया है, -7, -21, -63, -189। इसके बाद ये यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद 1701। तो आप ध्यान से देखेंगे, 7 × 3, 21 × 3 तो 63, 63 में सब हम गुना करेंगे 3 से तो 189, तो 189 जो हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 567। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये कह रहा है कि x का क्या संबंध है 149 से और 62y से, यानी कि जो इसके दाईं तरफ है, देखिए यहाँ पर पढ़िए, कौन सी संख्याओं द्वारा x और y को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि समानुपात की बाईं ओर और दोनों संख्याओं का अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न के दाईं ओर दोनों संख्याओं का अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न के समान हो। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो इसको हम लोग ऑप्शन से करते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए उठाएंगे, यहाँ देखेंगे x की जगह हम लोग 74 रखते हैं, 74 अनुपात 149 समानुपात 62, और y की जगह हम क्या रखेंगे, y की जगह 165। तो हम देखेंगे 74 को अगर 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 148, यानी कि 148 में +1 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 149। तो इस तरह 62 को 2 से गुना करके और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 165 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए 62 को हम 2 से गुना करते हैं तो 2 दूनी के 4, 6 दूनी 12, यानी कि 124 प्लस 125 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट दिख रहा है 74 × 2, 74 से 2 से गुना करेंगे तो 148, और 148 में 1 जोड़ेंगे तो 149। उसे 62 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 124, और 124 में अगर +1 करेंगे तो 125 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि कौन सा निम्न में से असंगत है, नहीं असंगत का चयन करना है। देखेंगे यहाँ पे क्या लिखे, R Y भी, यानी R को क्या लिखेंगे 18 y 25 भी, यानी कि 22। दोनों गैप देखेंगे, 18 से 25 जाएंगे तो कितना जाएगा, 18 से 25 जाएंगे तो हम लोग जाते हैं 7 बढ़ रहा है, यहाँ पे 25 से 22 जा रहे हैं तो -3 हो रहा है। इस तरह एफ से अगर हम एम जाते हैं, यानी 6 से 13 जाते हैं तो प्लस का 7 जाते हैं, और 13 से 10 जाते हैं तो -3 जा रहे हैं। उस तरह वाई से अगर वाई यानी कि 25,
जी 7 और सी यानी कि 3। तो 25 से अगर हम 7 जाते हैं तो प्लस का 8 जा रहे हैं, और 7 से 3 जा रहे हैं तो माइनस का 4 जा रहे हैं, यानी कि सब जगह प्लस -3 हो रहा है, और यहाँ पे कितना माइनस का 4 हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सी बी का भाई है। सी कौन है? सी जो है वो बी का भाई है। डब्लू वाई की पुत्री है। डब्लू कौन है? वाई की पुत्री है। तो अब सी और बी में कोई संबंध नहीं है, तो डब्लू और पी का बात ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। के बी की पुत्री। के कौन है? बी की पुत्री। के कौन है? बी की पुत्री। बी की पुत्री कौन है? के। यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। के बी की पुत्री है। एन पी का पति है। अब एन पी यहाँ कोई संबंध नहीं समझ में आ रहा है। डब्लू बी की पत्नी है। डब्लू यहाँ पे देखिए, डब्लू कौन है? तो बी की पत्नी। बी की पत्नी हो तो ये पति हो गया, इन दोनों से रिलेशन हस्बैंड वाइफ का हो गया। तो अब ये आगे एक क्वेश्चन छोड़ते हम लोग। डब्लू पी की पुत्री है। डब्लू कौन है? पी की पुत्री, यानी इसके पिता कौन है? पी। पी के पुत्री है। और एन पी का पति है। एन कौन है? पी का पति। एन जो है वो पी का पति है, तो ये हो गई माइनस, ये हो गया प्लस। तो क्या पूछ रहा है? एन का के से क्या संबंध है? यानी एन जो है वो के से क्या संबंध रखता है? यानी इसकी पापा, के पिता, और ये इसकी माँ होगी, डब्ल्यू के की माँ होगी। तो माँ की माँ क्या लगेंगी? तो माता की माँ। डब्ल्यू किसके संबंध में? माता के पिता लगेंगे। माता के क्या लगेंगे? पिता लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें संबंध बताना है। 18 का 7 से क्या संबंध है, और 39 का 7 से 39 का संबंध वही होगा जो 16 से 9 का, 9 से 43 का। इसी को देख के, पैटर्न देख के इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आंसर इसका होगा सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 7 व्यक्ति डब्ल्यू एक्स वाई जेड पी क्यू आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 7 व्यक्ति हैं। चलिए हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर मुख है, सबका मुंह क्या है? उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए पहला स्टेटमेंट है, आर क्यू के बाएं से दूसरे है। आर जो है वो क्यू के बाएं दूसरे है। तो कभी भी बाएं दाएं लेना होगा तो अपने को रखिएगा, और अपने हाथ के दाएं और अपने हाथ के बाएं लीजिएगा। तो आर क्यू के बाएं दूसरे, क्यू के बाएं दूसरे, तो मिस्टेक यहाँ हो गया। क्यू के बाएं तो इधर जाएगा। आर क्यू के बाएं दूसरे है। यहाँ से इसको एक बार मिटा देते हैं। 1 मिनट, इसको इरेज करते हैं पहले। तो आर क्या है? आर जो है वो क्यू के बाएं दूसरे है, यानी आर और क्यू के एक इंसान बैठा है। डब्लू और वाई दोनों दो छोरों पर बैठे हैं, यानी कि यहाँ डब्लू हो सकता है, यहाँ वाई हो सकता है, या फिर यहाँ वाई हो सकता है, यहाँ डब्लू हो सकता है। चलिए क्यू और वाई दोनों के ठीक पड़ोस में पी बैठा है, यानी कि क्यू और वाई दोनों के पड़ोस में ठीक पी बैठा है। अगर हम वाई के पड़ोस में हम पी को बैठाते हैं, वाई के पड़ोस में अगर हम पी को बैठाते हैं तो क्यू, अब यहाँ पे हम क्यू रखना होगा क्योंकि पी जो है क्यू और वाई दोनों के पड़ोस में बैठ गया। और क्यू के दाहिने दूसरे कौन बैठा है? आर बैठा है। अब क्या बोल रहा है? जेड डब्लू के ठीक दाएं है। डब्लू के ठीक दाएं, तो डब्लू के ठीक दाएं कौन है? जेड, यानी कि ये नीचे वाला गलत है। अब बच गया कौन? अब बच गया एक्स, तो यहाँ एक्स को बिठा देंगे। तो अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है? आर और क्यू दोनों ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक्स के ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा है? तो एक्स के ठीक दाएं, तो यहाँ से ठीक दाएं जाएंगे, पड़ोस में कौन बैठा है? पड़ोस में बैठा है कौन? क्यू। पड़ोस में कौन बैठा है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा क्यू, ऑप्शन नंबर बी। अब पूछ रहा है कि दर्पण के दर्शाए गए अनुसार एक्स वाई पर रखे गए दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 9, पहले आ जाएगा 9, उसको आप लोग देखिएगा। तो देखिए 9 3 2 के आई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रैक को एक निश्चित तरीके से लिखा गया है, यानी कि क्रैक को लिखा गया है GVEGO में, और इसको इससे संबंध है, तो इसका संबंध पूछ रहा है। तो देखिए C आता है पे 3 पे, 3 से बढ़ रहा है ये किस पे 7, यानी कि इसमें कितने का वृद्धि हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रहा है +4 का। 8 से भी जाएंगे तो कितना जाएंगे, +4 जाएंगे। 1 से 5 जाएंगे तो +4 जाएंगे। 3 से 7 जाएंगे तो +4 जाएंगे, यानी कि सब में ++4 का वृद्धि हो रहा है। तो हम ठीक उसी तरह से टी में अगर हम 20 में 4 बढ़ाएंगे तो कितना, 20 4 24, यानी कि x हो जाएगा। 15 में 4 बढ़ाएंगे तो 15 4 19 s हो जाएगा। 20 में फिर 4 बढ़ाएंगे तो x हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर से हम बढ़ाएंगे a में 4 बढ़ाएंगे तो 5, यानी कि x s x e, और फिर 12 में 4 बढ़ाएंगे तो 12 4 16, यानी कि p। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार समतल सड़क पर त्वरित हो रही है, तो कार के टायरों और सड़क के बीच घर्षण की बल की दिशा क्या होगी। मतलब जो एक कार जो है सड़क पर त्वरित हो रही है, तो कार के टायरों और सड़क के बीच बल की दिशा क्या होगी, गति की दिशा में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, प्रोटॉन ग्रहण करती है, न्यूट्रॉन का त्याग करती है। तो आप जानते हैं कि कांच की छड़ को जब रेशम पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, और इलेक्ट्रॉन का जब वो त्याग करती है तो क्या हो जाती है, कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है, और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन त्यागता है और रेशम पर जुड़ता है, यानी कि यहाँ पे कांच की छड़ हो जाएगा धनावेशित हो जाएगी, और रेशम क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या मिलान करना है, न्यूट्रिनो क्या हो जाएगा, क्वार्क, पॉजिट्रॉन, फोटॉन। एक तरफ ये दिया है और दूसरी तरफ दिया है धनावेशित इलेक्ट्रॉन, प्रकाश का पैकेट। तो देखिए हम लोग को तो याद होगा फोटॉन जाता है प्रकाश के छोटे छोटे पैकेटें, ऊर्जा को बोलते हैं फोटॉन। तो डी का तो 2 होगा, तो डी का 2 किस में है, डी का 2 इसी में है। इन्हें हमको सब मिलाने की जरूरत नहीं, हमको याद एक ही था, फोटॉन क्या है, प्रकाश के पैकेट की ऊर्जा में है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। एक बार लेकिन सबको देखिए, न्यूट्रिनो क्या होता है, द्रव्यमानहीन आवेशहीन लगभग। क्वार्क क्या होता है, क्वार्क होता है आंशिक आवेश। पॉजिट्रॉन क्या होते हैं, धनावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फोटॉन क्या होते हैं, प्रकाश के छोटे छोटे पैकेटों को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, कौन अनुचुंबकीय नहीं है, यानी कि अनुचुंबकीय नहीं है, तो कौन अनुचुंबकीय इसमें से नहीं है, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सोडियम या बिस्मथ। तो आप सभी जानते हैं अनुचुंबकीय किसे कहते हैं। अनुचुंबकीय समानता वे पदार्थ होती हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, इसमें अयुग्मित यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया और प्लेटिनम। ये क्या होते हैं, ये अनुचुंबकीय होते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, लेकिन बिस्मथ क्या है, नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मथ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण केंद्र के बारे में सही है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र के बारे में सही है, यह हमेशा वस्तु के ज्यामितीय केंद्र पर होता है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है वो हमेशा ज्यामितीय केंद्र पर होता है, यह वस्तु के बाहर स्थित नहीं हो सकता है। यह वह बिंदु है जहाँ वस्तु का कुल भार कार्य करता हुआ माना जा सकता है, यह हमेशा द्रव्यमान केंद्र से अलग होता है। तो ये कौन सा सही है, तो सही है सिर्फ ऑप्शन नंबर सी। गुरुत्वाकर्षण केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी होती है वह बिंदु है जहाँ वस्तु का कुल भार कार्य करता हुआ माना जा सकता है। तो इसका क्या हो सकता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैथ का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यदि एक व्यक्ति 4 रुपये में 7 शार्पनर खरीदता है और 7 रुपये में 5 के हिसाब से बेच देता है,
यानी कि 4 रुपये में खरीदा और 7 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इतने में खरीदा और इतने में बेचा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 7 को 7 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 49, 4 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 20। इधर का होता है SP और इधर होता है CP। तो हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे। 49 को 20 से माइनस करें तो कितना का लाभ हो रहा है, यहाँ से हो रहा है यहाँ पे 29 का लाभ हो रहा है। क्रॉस कितने पे, क्रॉस 20 पे, और प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत यानी 100%। तो 5 से गुणा तो 20 25 100, और 5 में 29 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 145 का हमें लाभ मिला है। 145 का हमें क्या मिला है, लाभ मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम 26 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। तो कभी भी किसी संख्या का औसत निकालना हो और प्रथम निकालना हो, यानी कि स्टार्टिंग से निकालना हो, तो एक फार्मूला होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना हो तो n + 1 बटा में 2। तो इसका आंसर क्या होगा, 26 + 1 बटा में 2, यानी कि 27/2 डिवाइड करेंगे तो 13.5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कार की औसत चाल। एक कार की औसत चाल क्या होगी, जो आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से और चाल से और शेष आधी दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और दूरी क्या है, बराबर है, आधी दूरी 30 किलोमीटर से और शेष आधी दूरी 45 किलोमीटर से, तो औसत जब भी निकालना होता है ऐसे क्वेश्चन का, तो एक होता है 2s1s2 बटा में s1 + s2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 क्रॉस s1 कितना है 30 क्रॉस 45, और 45 को 30 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 + 45 हो जाएगा 5 और 47। इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 15 × 3 = 45, 15 × 5 = 75, 5 × 6 = 30, तो 6 दूनी 12, 12 × 3 = 36, यानी 36 इसका आंसर हो जाएगा। 18 का क्या होगा, 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टेलीविज़न की कीमत 18,07,076, एक टेलीविज़न की कीमत इतना है, यानी कि टेलीविज़न की कीमत कितना है 187600, यानी कि 1,87,600 एक टेलीविज़न की कीमत है। यदि कीमत में 20% कमी आ गई, कीमत में 20% कमी आ गई, यानी कितना हो गया 80 बटा में 100। ये 2 0 से 2 0 कट गया। 1867 को हम 80 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150080, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक। एक्स धारा के विपरीत, यानी कि x - y का वैल्यू दिया है 28 किलोमीटर 4 घंटे में, तो 28 को यहाँ ऐसे करेंगे, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, यानी कि 7 km/h। फिर उसके धारा की दिशा में, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 11। यहाँ पूछ क्या रहा है, x हमेशा नाव की चाल होती है, y हमेशा धारा की चाल होती है, याद रखना है। धारा की चाल कहते हैं, यानी कि y का मान निकालना है। तो इसको बताएंगे तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/2, यानी कि धारा की चाल कितना आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। पूना सेवा सदन की स्थापना किसने किया था। पूना सेवा सदन की स्थापना आपको याद होगा किसने किया था, सोशल सर्विसेज लीग, सेवा समिति, बाल स्काउट एसोसिएशन और भारत समाज सेवक की स्थापना। तो पूना सेवक समाज की स्थापना किसने किया था, श्रीमती रामाबाई रानडे का नाम आप लोग जानते होंगे, यानी कि 1 का 5, तो 1 का 5 इसमें किस में है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम सबको देखते हैं, पूना सेवा सदन की स्थापना श्रीमती रामाबाई रानडे ने किया था। सोशल सर्विसिंग
सर्विस लिंक की स्थापना NM जोशी ने किया था। सेवा समिति की स्थापना HN कुंजरू ने किया था। बाल स्काउट एसोसिएशन की स्थापना श्री राम वाजपेयी ने किया था। और भारत सेवक संघ की स्थापना GK गोखले ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश शासन में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बनवाने में सर्वाधिक योगदान निम्न में से किस समाज सुधारक का रहा? यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो बना था, इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किसने किया था? तो किसने किया था? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। ठीक है। और ज्योतिबा फुले का नाम आता है तो इन्होंने क्या बनाया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। पवाना विद्रोह के निम्न में से कौन सा सही तथ्य है? पवाना विद्रोह के बारे में बताना। यह 19वीं सदी के 70 के दशक में हुआ था। यह बंगाल क्षेत्र में हुआ था। उपयुक्त में दोनों कोई नहीं। तो ये 19वीं सदी के 70 दशक में ही हुआ था, ये सही है। और यह पवाना बंगाल का ही एक क्षेत्र जिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पवाना विद्रोह 19वीं सदी के बंगाल दशक में हुआ था। इसका कालखंड अगर देखते हैं तो 1873 से लेके 1876 ईस्वी में हुआ था। पवाना जिला जो है पूर्वी बंगाल का एक जिला है जो वर्तमान में कहाँ चला गया? बांग्लादेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन, हाँ, जन्म स्थान दिया और प्रमुख व्यक्तित्व दिया था। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? राधानगर में। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? टंकारा। रामकृष्ण परमहंस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कामारपुकुर। और स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। यानी कि ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा, एक बार इसको क्लियर करते हैं, वेट। तो राजा राम मोहन राय का जन्म हो जाएगा राधानगर, यानी कि ए का 3 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ए का 3। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? टंकारा। रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था कामारपुकुर, ये पश्चिम बंगाल के हुगली जिला में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में हुआ था। राधानगर कहाँ पे है? तो गुजरात में। और ये सभी 3 कलकत्ता के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। डलहौजी की राज्य हड़प नीति का पहला शिकार निम्न में से कौन सा राज्य होता है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सतारा। सबसे पहले कौन फंसा था? सतारा। डलहौजी का जो हड़प नीति था उनका पहला शिकार कौन सा राज्य हुआ था? तो सतारा हुआ था। सतारा किस ईस्वी में विलय हुआ? 1848 में। ये भी याद रखिएगा, 1848 में सतारा को अपने साथ कर लिया था। सतारा के बाद हुआ था पहले सतारा 1848 में, फिर हुआ था सतारा के बाद संभलपुर के बाद बघाट के बाद उदयपुर झांसी के बाद नागपुर और फिर करौली। एक बार याद करते हैं। सतारा के बाद जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन रहा? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वही था जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो ये दोनों कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वही बंगाल का गवर्नर जनरल ही बना, वॉरेन हेस्टिंग। कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत इसको बनाया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत की धारणा किस है? यानी कि DPSP कहाँ से लिया गया है? DPSP हमारे लिया गया है आयरलैंड सिद्धांत से। अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है फंडामेंटल राइट। फ्रांस से क्या लिए हैं? फ्रांस लिए हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के आदर्श। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक निम्न में से कौन है? तो बांसुरी वादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। जाकिर हुसैन कौन है? जाकिर हुसैन को हम जानते हैं, ये कौन है? प्रसिद्ध तबला वादक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरिप्रसाद चौरसिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं आगे 13। निम्न में से कौन से द्वीप समूह का भू क्षेत्र सबसे कम है?
यानी निकोबार द्वीप समूह, डीचू द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह, लक्षद्वीप। तो सबसे कम किसका है? तो लक्षद्वीप का है। ऑप्शन नंबर सी। कितना है? तो 32 किलोमीटर के एरिया में लक्षद्वीप है और इसमें सिर्फ एक जिले हैं और इसकी राजधानी क्या है? कावारत्ती। इसकी राजधानी क्या है? कावारत्ती। चलिए, लक्षद्वीप समूह सबसे छोटा लक्षद्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बड़ा है और इसकी राजधानी है कावारत्ती। एक जिला है लक्षद्वीप में और इसका साक्षरता जो है 91.85% है। चलिए, यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की मुख्य भाषा है जयश्री, माहल और मलयालम। ये सभी यहाँ की लक्षद्वीप की मुख्य भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में, इसको बनाने वाला क्वेश्चन ऐसे रखता हूँ। हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में FE को हम 36 को हम क्या लिखते हैं? IH 44। यानी कि 6 से 9 गया तो कितना बढ़ा? 3। 8 से 8 गया तो यहाँ भी +3 और यहाँ कितना हो रहा है? +8 हो रहा है। तो हम RQ 63 में +3 और +8 करते हैं। तो 8 से 3 जाएंगे, 18 से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 19, 20, 21 यानी कि 21। U 17 3 कितना हो जाएगा? 20 यानी कि T। और यहाँ पे 63 से 8 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? T यानी कि UT 71। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? D। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। टेम्पल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से के ठीक उसके बाद स्वर को लगाना है, क्रम से उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले, यानी ठीक स्वर को ठीक बाद बदलना है और व्यंजन को ठीक पहले बदल देना है। तो चलिए इसको चेंज करके देखते हैं। पहले लिखेंगे TEMPLE। टी जो है व्यंजन, टी की जगह S, E की जगह F, ML, P को बदलेंगे -1 0 यानी O, L को बदलेंगे K, E को चेंज करेंगे तो हो जाएगा F। स्वर को बदलना था ठीक बाद और व्यंजन को ठीक पहले। तो क्या बोल रहा है कि इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्न में से कौन सा अक्षर बाएं से चौथा है? बाएं से चौथा, ये दाहिना, बाएं से चौथा जाएंगे 1 2 3 4। कौन सा अक्षर हो जाएगा? अक्षर O हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि 1 7 8 3 5 6 4 कि प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए। तो इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक आएंगे? तो प्रत्येक विषम से 2 अंक जोड़ना है, यानी कि 2 अंक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7 to 9, इसमें से 2 घटाना है यानी कि 6 5 7 4, ये हो जाएगा 2। तो कौन से अक्षर बन रहे हैं? तो एक भी नई संख्या नहीं बन रही है एक से अधिक बार, तो इसका आंसर क्या होगा? एक भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है 5 व्यक्ति PQRST कतार में खड़े हैं, सभी उत्तर की ओर अभिमुख हैं। P कतार में न तो पहला, यानी कि P को फर्स्ट में नहीं रखना है और न आखिरी है, यानी P ना फर्स्ट रहेगा और न ही आखिरी रहेगा, ना फर्स्ट में है ना आखिरी है। चलिए उसके आगे देखते हैं। लेकिन T से आगे है, P हमेशा कहाँ रहेगा? T से आगे रहेगा। R जो है S के ठीक पीछे है। S के ठीक पीछे कौन है? S के ठीक पीछे कौन है? R। आगे देखते हैं। और S जो है P से भी आगे है, तो P से आगे तो यहाँ P से आगे कर दे रहे हैं और ये T हो गया। Q कतार के आखिरी स्थान पर है, यानी Q जो है वो T के पीछे जाएगा। तो कतार में P का स्थान क्या है? तो P कहाँ है? बीच में है। तो आगे से पहला नहीं, आगे से पहला नहीं, आगे से चौथा नहीं, आगे से दूसरा 1 2 नहीं, आगे दूसरा R है, आगे से तीसरा 1 2 3, आगे से तीसरा। इसका आंसर क्या हो गया? आगे से तीसरा। P का स्थान कतार में कौन सा है? तो आगे से तीसरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में बोल रहा है सभी तेल क्रीम है। सभी तेल क्या है? क्रीम के अंदर आ रहा है। सभी क्रीम डिस्पेंसर
डिस्पेंसर है, सभी क्रीम क्या है डिस्पेंसर के अंदर आ रहा है। कुछ डिस्पेंसर लोशन है, कुछ डिस्पेंसर जो क्या है वो लोशन है। तो कुछ तेल लोशन है, कुछ तेल जो है वो लोशन है तो नहीं है। कुछ क्रीम लोशन है, कुछ क्रीम लोशन है नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा नॉट तो निष्कर्ष 1 और नहीं निष्कर्ष 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 35 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 36 देखते हैं हम लोग। पता है 36 देखते हैं। 36 क्या बोल रहा है? 36 आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए और इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसका मैं आंसर बता देती हूँ। 36 का आंसर हो जाएगा सर सी। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। ए प्लस बी का अर्थ है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो पहले इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। W@E यानी कि WE की क्या है पत्नी है। WE की क्या है पत्नी। W कौन है? E की पत्नी है तो ये हस्बैंड होगा, जाहिर सी बात है। E माइनस R, E माइनस यानी कि E R का क्या है भाई है। E कौन है? R का भाई है। R प्लस H, R H का पुत्र है। R जो है वो किसका पुत्र है? H का पुत्र है, यानी H का क्या है ये पुत्र है। चलिए आगे पढ़ते हैं। E R का भाई है, R प्लस H तो प्लस का अर्थ है R H का पुत्र है। R कौन है? R जो है वो H का पुत्र है। नेक्स्ट देखते हैं। H प्रतिशत U, H U का क्या है? H U का पिता है। H कौन है? H U का पिता है तो R U का भाई है, R H का पिता है तो ये यहाँ पे इसका भाई हो जाएगा। तो ये इसका पिता है तो इसका ही पिता होगा, U का ही पिता होगा। तो W का U से क्या संबंध है? ये इसका भाई तो ये क्या हो जाएगा? W U के भाई की पत्नी। U का ये क्या है? भाई लगेगा। भाई क्या ये पत्नी है। तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति दिया गया है तो बोल रहा है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें आकृति उसके भाग में अनुरूप, यानी कि जो ये जो चिन्ह है ऐसा चिन्ह इसमें होना चाहिए। तो ये कौन से में है? ध्यान से देखिएगा। तो 38 का क्या हो जाएगा आंसर? 38 का हो जाएगा ए। सामने दिख रहा है हम लोग को ये चिन्ह जो है यहाँ से यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है RAKE को हम क्या लिखते हैं? 8476। उस तरह READ को लिखना है हम लोग इसको लिख रहे हैं हम लोग 1647। तो इसमें क्या पूछ रहा है? डी के लिए कूट क्या है? तो डी का कूट बताना है। देखिए इसमें RAK और REA यानी तीन चीज़ क्या है कॉमन है। इसमें क्या होगा? डी का कूट क्या? इसमें देखिए 476 कॉमन है तो एक इसमें अनकॉमन है। तो इसमें डी का कूट क्या हो जाएगा? डी का कूट हो जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। किसी लखन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। बिंदु ए से, इसको ए मानते हैं, ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। यहाँ से 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है। फिर दाएं मुड़ता है, 7 जाता है, 7 किलोमीटर जाता है। फिर दाएं ओर मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर दाएं मुड़ेगा और कहाँ चलता है? 12 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। और फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, फिर यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ता है और 18 किलोमीटर चलता है। यानी कि ये यहाँ गया 18 किलोमीटर चलता है। ड्राइव करता है, दाईं ओर मुड़ता है और यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ता है और वो 7 किलोमीटर चलता है। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा और 30 किलोमीटर चलेगा।
एक बार इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बन नहीं पा रहा है सही से डायग्राम, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा अपने से घर पे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 किलोमीटर पूरब की ओर। आंसर बी इसका आंसर आएगा। 41 का देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। फोटो डायोड का उपयोग किस में किया जाता है? प्रकाश संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए, विद्युत संकेतों को प्रकाश में बदलने के लिए, वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए, या एसी को डीसी में बदलने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा फोटो डायोड का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रकाश संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय बलों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो नाभिकीय बलों गलत बताना है। ये आवेश पर निर्भर करते हैं, ये तो सही स्टेटमेंट है। ये प्रकृति में सबसे शक्तिशाली होते हैं, नाभिकीय बल सबसे शक्तिशाली होता है, ये भी कथन सही है। ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ये लघु परास बल है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर। गलत पूछ रहा था हम लोगों से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज के पंखों के विशेष आकार दिया जाता है। हवाई जहाज के पंखों को विशेष आकार दिया जाता है। हवाई जहाज के पंखों को विशेष आकार दिया जाता है ताकि पंखों के ऊपर वायु का वेग बढ़े और दाब कम हो जाए। यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये सिद्धांत काम करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। जब भी हम लोग बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है? बर्नौली का सिद्धांत कहता है कि जब भी हम दाब को कम करेंगे तो क्या होगा? वेग अधिक होगा। वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि दाब जब भी कम होगा तो वेग बढ़ेगा, अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये दोनों इन्वर्सनरी प्रोपोजल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? C16 बकमिस्टर फुलरिंग में कार्बन परमाणु की व्यवस्था कैसी होती है? C16 में कार्बन परमाणु की संख्या व्यवस्था कैसी होती है? केवल षष्ठभुज होते हैं, केवल पंचभुज होते हैं, पंचभुज और षष्ठभुज दोनों होते हैं, एक सीधी आकृति होती है। तो ये आकृति कैसी होती है? इसमें पंचभुज और षष्ठभुज दोनों पाए जाते हैं। तो कार्बन के जो अपरूप है ग्रेफाइट, हीरा, तो हीरा की आकृति हम लोग कैसे होती है? हीरा की आकृति होती है चतुष्फलकीय और ग्रेफाइट की होती है षष्ठकोणीय। और कोबाल्ट की C16 की कितनी होती है? पंचभुजीय और षष्ठभुजीय दोनों होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कठोर कांच यानी कि हार्ड ग्लास या पाइरेक्स कांच बनाने के लिए किस लवण का प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, लेड ऑक्साइड। तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? इसका हम लोग प्रयोग करते हैं पोटेशियम कार्बोनेट का। जब भी हम कठोर कांच या पाइरेक्स कांच को बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो पोटेशियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला क्या होता है? K2CO3 लवण का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 46 है। एक पाइप को एक टैंक में भरने में सामान्यतः 15 मिनट लगते हैं और एक छिद्र के कारण 18 मिनट लगते हैं। यानी कि एक पाइप भर रहा है 15 मिनट में, तो 15 प्लस का है और 18 माइनस का है। तो इस 18 मिनट में छिद्र होने के कारण खाली मिनट लगते हैं। तो कितने समय में छिद्र टैंक को आधा हिस्सा खाली कर देगा? कितने समय में इसका आधा हिस्सा खाली करेगा? तो हम लोग पहले पूरा का हिस्सा खाली करने का निकालते हैं। तो 15 × 18, 15 में से 18 किया तो 3, इसको क्रॉस करेंगे तो 6, 15 6 का 90 और इसको हम लोग आधा करना है, तो 90 का आधा हो जाएगा 45। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या, इसका आंसर हो जाएगा C 45। संख्या 300 में 20% की वृद्धि की जाती है। 300 में अगर हम 20% की वृद्धि करते हैं, कितना हो जाएगा? 20% की वृद्धि कर देते तो हम हो जाएगा 360।
और परिणामी संख्या में 30% की कमी करते हैं। जो परिणाम आ रहा है उसमें हम 30% कमी करते हैं, तो कितना कमी करेंगे, 70 बटा में 100, 10 10 10 10 10 कटेगा तो कितना हो जाएगा 40, इसको क्रॉस करेंगे तो 252 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48 को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले सभी को पूर्णांक तोड़ते हैं, तो 5 दूनी 10 10 10 और 1 11 बटा में 2 माइनस ब्रैकेट में करेंगे इसको 16 1 17 17 बटा में 4 माइनस फिर करेंगे 6 3 18 1 19 19 बटा में 3 माइनस 24 1 25 बटा में 6 प्लस 8 दूनी 16 1 17 बटा में 2। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो इसको आ जाएगा 143/12 143/12 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ सॉल्व करने में नहीं बन पा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है माही और सफीना। माही और सफीना, माही और कौन है, सफीना है, किसी काम को क्रमशः 5 दिन में, यानी कि ये 5 दिन में करी है और ये किस दिन में कर रही है, टी दिन में कर रही है, 5 डे में कर रही है, सफीना टी दिन में करी। जब उन्होंने 7 काम किया, यानी कि M + S मिलकर 7 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में कर रहे हैं, तो 4 दिन लगते हैं, यानी कि 4 दिन लग रहे हैं। तो टी का मान ज्ञात करना है, यानी माही कार्य कर रही है तो 5 दिन में कर रही है, सफीना टी दिन में कर रही है और दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं। तो वही क्वेश्चन 5 × 4, यहाँ 5 - 4 कितना हो जाएगा 20/1, तो टी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 3 उम्मीदवार एक के बीच में चुनाव हो रहे हैं, तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार को 1000 वैध वोट मिले। शेष वोटों में से निर्वाचित उम्मीदवार को दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार से 5000 अधिक वोट मिले, जो कुल डाले गए वोटों का 52% है। यदि 16% वोट अवैध हो गए, यह देखते हुए मतदाताओं का अपना वोट डाले तो कुल कितनी संख्या होगी। तो सबसे पहले वोटों की टोटल संख्या मान लेंगे हम लोग, कितना परसेंट, 100% है। टोटल वोट कितने हम लोग, सब 100%। निर्वाचित उम्मीदवार प्राप्त वोट, निर्वाचित उम्मीदवार कितना लेगा, 100 का कितना परसेंट, 52%, 52%। 100% का 52 निकालेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 52%। वैध मत कितने हैं, यहाँ सॉल्व करने में प्रॉब्लम, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने में इसका आंसर आ जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट स्लाइड 51 में क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि के लिए एक स्तुति गाई थी। गीत के रूप में वंदे मातरम किस काल अवधि में लिखा गया था, यानी कि वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था वो किस काल अवधि में लिखा था। तो उन्होंने लिखा था 1870 से 1880 के बीच के काल अवधि में। और ये जिसे प्रसिद्ध आनंद मठ में, वंदे मातरम में आनंद मठ में लिखा है 1882 में जो इसे प्रकाशित किया गया था, उसमें भी इसका जिक्र है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, मुगल किस वंश के वंशज थे। मुगल किस वंश के वंशज थे, ऑप्शन है चगताई तुर्क मंगोल, दूसरा तुर्क में, तीसरा अफगान, चौथा मंगोल। तो मुगल किस वंश के वंशज थे, तो चगताई तुर्क मंगोल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में भारत में बाल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष कुल जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत थी। तो ये कुल जनसंख्या का लगभग कितने परसेंट थी, तो 13.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 55, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सोवियत संघ यानी कि रूस से ली गई है। फ्रांस से हम लोगों ने क्या लिया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया है मौलिक अधिकार को, और मौलिक अधिकार लिया है। यूनाइटेड किंगडम से हम लोगों ने क्या लिया है, तो सांसदीय व्यवस्था वहीं से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 56, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो ये कौन सा अधिनियम था, तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारत की कौन सी अदालत संपत्ति विवाद, तलाक और उपभोक्ता समस्याओं जैसे सिविल मामलों पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन से मामला होते हैं? दंड न्यायालय, राजस्व न्यायालय, दीवानी न्यायालय, सत्र न्यायालय। जल्दी से बताइए। 57 का क्या हो जाएगा? 57 का होगा बी, दीवानी न्यायालय। भारत में दीवानी न्यायालय की अदालत संपत्ति विवाद, तलाक, उपभोक्ता समस्या जैसे सिविल मामलों पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, भारत में खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों के समूह को पहचान कीजिए। खरीफ ऋतु कौन से होते हैं? जिसमें धान होता है। ऑप्शन देखते हैं। चना, सरसों, जूट एवं गेहूँ, उड़द, कपास, मूंगफली और जौ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़द और कपास जो होती है खरीफ उगाई जाने वाली समूह होती हैं। जैसे खरीफ की ऋतु फसलें कौन कौन सी? धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, ये सब कौन सी फसलें होती हैं? खरीफ की फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 में भारत कृषि पर ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा? भारत की कृषि पर भू राजस्व प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है। खेती में तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित किया गया। ऑप्शन बी, सिंचाई प्रणाली में सुधार हुआ। किसानों का शोषण करने वाले जमींदारों का एक वर्ग बन गया। किसानों पर करों का बोझ कम हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? किसानों पर का शोषण करने वाले जमींदारों का एक वर्ग बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का नियुक्ति या प्राधिकार किसे माना जाता है? राज्यपाल को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को या राष्ट्रपति को? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल को हम लोग मानते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्राधिकारी कौन करता है? तो राज्यपाल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है, पिछले कुछ वर्षों में सौर पैनल लगाने की लागत अपेक्षाकृत अधिक रही, जिससे कई घरों के लिए यह कम सुलभ रहा। सौर पैनलों की बढ़ती उपलब्धता के बावजूद कई घर पारंपरिक बैटरी चालित बिजली स्रोतों पर निर्भर है। तो इसका वो देखेंगे। कथन 2 कारण है, कथन 1 इसका संभावित प्रभाव है। कथन 1 कारण है, इसमें कौन कारण है? तो हम लोग को कारण दिख रहा है कि सौर पैनलों की बढ़ती उपलब्धता के बावजूद कई घर पारंपरिक बैटरी संचालित बिजली स्रोतों पर निर्भर है। तो पिछले कुछ वर्षों में, यानी कि ये कारण हुए और ये क्या है? कथन है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका संभावित प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, QKI को 4 लिखते हैं, QLG को 8, SME को 12, UNC को 16। तो इसको सॉल्व करते हैं। QKL तो OQ यानी कि O से अगर हम जा रहे हैं, O एक एक सॉल्व करते हैं। OQS U 15 17 15 2 17 15 17 17 से 2 19 19 से 2 20 21, यानी +2 बढ़ रहा है तो U से 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? U से 2 बढ़ेगा तो 21 2 23 W हो जाएगा। तो फिर आगे 11 11 से 1 गए 12 12 1 13 13 1 14 14 1 15 15 पर आ जाएगा O। फिर आएंगे I, फिर 9 तो -2 जा रहा है 7 7 से -2 5 5 से -2 3 3 से -2 करेंगे तो A हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे 4 4 दूनी 8, 4 से 4 जाएंगे 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20। तो ये ऑप्शन हम देखते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग ऑल को लिखता है CSK, गुड मॉर्निंग ऑल को लिखते हैं CSF। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हम बता रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा D,
अभी क्वेश्चन बहुत है और टाइम हो गया बहुत। 64 क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 दे रहा है, सभी संक्रियाएं 22 से दाई हैं तो सबसे बड़ी संख्या और तीसरे अंक सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में घटाया तो परिणामी संख्या क्या होगी। 697 पहला अंक है, 697 पहला अंक का 6, दूसरा अंक 9 और तीसरा अंक 7। सभी संख्याएं बाएं से दाएं दी गई हैं तो सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या है 878। 878 के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, इसके तीसरे अंक को यानी 8 को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या कौन है 140। 140 के पहले अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। पहले अंक से घटाया यानी 1 - 8 करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 7 प्राप्त होगा। क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा 64 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 65। टाउन भी टाउन डब्लू के पश्चिम में है। टाउन भी जो है डब्लू के पश्चिम में है, तो डब्लू के पश्चिम में कौन है, टाउन भी। टाउन एक्स टाउन भी के पूर्व में है। टाउन एक्स, एक बार इसको हम लोग फिर से करते हैं, इसको पहले का सॉल्व करते हैं। टाउन एक्स टाउन भी के पूर्व में है। टाउन भी के पूर्व में कौन है, एक्स है। और टाउन भी जो है डब्लू के पश्चिम में है, तो डब्लू के पश्चिम में हो गया भी और एक्स के पूर्व में हो गया। टाउन जेड टाउन एक्स के उत्तर में है, जेड एक्स के उत्तर में, तो यहाँ पे हो जाएगा टाउन जेड जो है एक्स के उत्तर में, हो जाएगा जेड। टाउन जेड टाउन डब्लू के उत्तर पश्चिम, तो ये यहाँ से उत्तर पश्चिम सही है। टाउन डब्लू के सापेक्ष टाउन एक्स की स्थिति याद करनी है, कोई लाइन छूट रहा है। टाउन वाई टाउन डब्लू के उत्तर में है। अच्छा, वाई जो है डब्लू के तो क्वेश्चन बोल रहा है टाउन डब्लू के सापेक्ष टाउन एक्स की स्थिति क्या है। तो एक्स की स्थिति क्या हो जाएगी, एक्स के डब्लू के सापेक्ष एक्स कहाँ पे है, तो पश्चिम दिशा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। 65 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हितेश अपनी कक्षा के शीर्ष से 28वें है। हितेश कहाँ है, कक्षा के शीर्ष से, यहाँ हम लिखेंगे हितेश कक्षा से शीर्ष से 28वें है, तो इधर कितने हो जाएंगे 27 लोग हो जाएंगे। तो नीचे से 13वें है, नीचे से वो 13वें यानी नीचे से इधर कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, टोटल जोड़ देंगे 27, 28, 12 कितने हो जाएंगे, टोटल मिला के 40 विद्यार्थी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्या बोल रहा है, ये इतना दिया गया इसको देख के बनाना है, लेकिन आप इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 72@13 $। देखिए, तो 7 को यहाँ पे क्या लिखा है W, 7 को हम लोग क्या लिखेंगे W, 2 की जगह क्या लिखेंगे A, @ की जगह पे क्या लिखेंगे Z, इसमें से देख के लिखना है Z। A की जगह 1 की जगह पर क्या लिखेंगे R, 3 की जगह पे हम लोग लिखेंगे T और डॉलर की जगह पे लिखेंगे M। तो इसका ऑप्शन मैच करेंगे WAZRTM, कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। एक गोल में P, Q, R, S, T और U एक गोल में इसके परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो 7 व्यक्ति को हम बैठा लेते हैं, गोल 4, 5, 6 और 1, 7 हो गया। और क्या है, सब मेज के अंदर है।
टी के दाएं से गिनने पर टी और एस के बीच में केवल 2 व्यक्ति। अगर हम यहाँ टी को रखते हैं और उसके दाएं गिनते हैं तो केवल 2 व्यक्ति, 1 और 2 व्यक्ति छोड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्यू के दाएं से गिनने पर भी और क्यू के बीच में केवल 3 लोग, तो क्यू और भी को अभी नहीं रखते हैं, इसको होल्ड पे करते हैं। भी और क्यू के बीच में केवल 3 लोग हैं। एस क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में, इसके ठीक दाएं, तो इसके ठीक दाएं पड़ोस में कहाँ बैठेगा, एस के ठीक दाएं पड़ोस में है, तो एस जो है क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में है। आगे क्यू, अब ऊपर वाली लाइन पढ़ते हैं। क्यू के दाएं से गिनने पर, यहाँ क्यू के हम दाएं से गिनते हैं, तो दाएं से गिनने पर भी और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो भी 1 2 3, भी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, बगल में। यू आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, यू जो है आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो यू आर के ठीक दाएं पर, अगर हम यार को यहाँ रखते हैं तो इसके ठीक दाएं में कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब बच कौन गया, पी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्यू के दाएं से गिनने पर, क्यू के दाएं से गिनने पर क्यू और यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, तो कितने व्यक्ति हैं टोटल, 3 व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, नहीं क्यू, सॉरी गलती हो, क्यू के दाएं से गिनने पर, ये इसका दायां हुआ, इसका बायां, गलती हुई यहाँ से, तो क्यू के दाएं इधर जाएंगे, क्यू के दाएं से गिनेंगे तो 1 2, 2 व्यक्ति बैठे हैं, आर और एस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। दिए गए निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ये मानते हुए कि कथन की जानकारी सत्य है भले ही तथ्य ज्ञात है, कि कथन और कारण का क्वेश्चन है। आगे हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसको। तो सभी कथन कारण का क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष का। तो सभी टब क्या है, शर्ट है, सभी टब क्या है, शर्ट है, और कुछ शर्ट जैम है, कुछ शर्ट जो है वो क्या है, जैम है, कोई जैम कोट नहीं है, कोई भी जैम क्या है, कोट नहीं है, कोट नहीं है। तो कोई टब कोट नहीं है, कोई टब कोट नहीं है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, तो हम नहीं बता सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। कोई जैम टब नहीं है, कोई भी जैम जो है वो टब नहीं है, ये भी कुछ नहीं कह सकते हम लोग। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करती है, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं है कि दोनों में से कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर B70, BIJ, यानी कि 2 से हम गए 4, बी क्वेश्चन नंबर 70, BIG, इसको हम लिखते हैं पहले, BIG DKI FMK और HOM। देखिए 2 से 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 पे जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, J। I 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 पे क्या आता है, तो Q। फिर आएंगे 4 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, यानी कि सब 2 2 बढ़ रहा है, तो 13 में 2 बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, 13 2 15, यानी कि JQO, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 है पीएच स्केल। 71 पीएच स्केल का क्वेश्चन है। पीएच स्केल एक लघुगणकीय पैमाना है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 6 हो जाता है तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, H प्लस आयन सांद्रता क्या हो जाती है। ऑप्शन है 2 गुना कम हो जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी, या 1000 गुना कम हो जाएगी, या 1000 गुना बढ़ जाती है। फिर से क्वेश्चन सुनिए। यदि किसी पीएच स्केल के एक लघुगणक पैमाना, यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 से 6 होता है तो क्या होता है, तो 1000 गुना कम हो जाता है। 1000 गुना, ऑप्शन नंबर सी, 1000 गुना कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन में मिसेल निर्माण होता है। साबुन में मिसेल निर्माण में हाइड्रोफोलिक सिरा केंद्र की ओर होता है, हाइड्रोफोबिक पूंछ केंद्र पानी सतह की ओर, हाइड्रोफिलिया मैल की ओर होता है, हाइड्रोफोबिक पूंछ मैल तेल की ओर होता है, और
हाइड्रोफोलिक सिरप बाहर पानी की ओर होता है। साबुन पानी की पूरी तरह घुल जाता है और कोई संरचना नहीं बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोफोबिक पूछ मैल तेल की ओर यानी केंद्र की ओर होता है। हाइड्रोफोलिक सिरप बाहर की पानी की ओर होता है। साबुन में जब मिश्रण निर्माण में जो हाइड्रोफोबिक पूछ होता है वो तेल यानी मैल जो तेल की ओर केंद्र की ओर रहेगा और हाइड्रोफिलिक सिरा जो है बाहर रहता है पानी की ओर। साबुन के अणु के दो भाग होते हैं, अध्रुवीय पूछ और ध्रुवीय सिरा। नॉन पोलर टॉल और टेल, जिसे हम पूछ कहते हैं, अध्रुवीय पूछ और ध्रुवीय सिरा। यह लंबी हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला होती है जो जल विरागी होती है, लेकिन तेल और मैल में चिपक जाती है।